हर इंसान को ये पता नहीं होता कि वेदास में क्या लिखा है। क्या ये एक टेक्स्ट की तरह देखा जाए या फिर एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह देखा जाए, इसको कैसे फॉलो करें। तो ये आर्कियोलॉजिकली वेदास के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। जब हम वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण जिसको हम कहते हैं, विश्व के स्तर पे सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट। अब वेद है क्या और क्या उसका समय क्या है, किस कब लिखा गया, अगर ये ओल्डेस्ट है तो कितना ओल्डेस्ट है, और क्या इसके कुछ प्रमाण हम पुरातत्व में ढूंढ सकते हैं। अब हमें देखना होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो चीजें मिल रही हैं क्या वो वेद के साथ मैच करता है। तो पहला तो ज्योग्राफी मैंने बताया, ये बिल्कुल मैच करता है कि उन्हीं ज्योग्राफिकल लोकेशंस में ये सारे साइट्स हैं। टाइमलाइन भी मैच करता है। टाइमलाइन में तो मैंने कहा कि अब क्या ये 6000 बीसी से वेद शुरू हो गया था या वेद बाद में लिखा गया या वैदिक परंपराएं बाद में शुरू हुई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है। एक सर, आजकल जैसे बड़ा फोकस चल रहा है कि इंडिया स्क्रिप्ट को जो डेसिफर करने का तरीका है, आई थिंक उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, आप भी इन्वॉल्व हैं उसमें, तमिलनाडु गवर्नमेंट भी इस चीज पे काम कर रही है। तो ये स्क्रिप्ट्स को जो है वो डेसिफर कैसे किया जाता है, अभी तक क्या डेसिफर हो चुका है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस चीज की। ये भी हमने देखा है कि हर गवर्नमेंट का फोकस थोड़ा अलग रहता है। अगर तमिल गवर्नमेंट है लेट्स से, वो तो थोड़ा फोकस करेंगे कि जो हिस्ट्री है वो लिंक की जाए तमिल कल्चर के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई जो कि थोड़ा नॉर्थ सेंट्रिक यहाँ की रिसर्च होती है, ये थोड़ा अलग डायरेक्शन में चलेंगे। तो कहाँ पर इन दोनों में डिफरेंसेस आते हैं। हेलो सर, वेलकम टू द चैनल। आई थिंक आजकल जो टाइम चल रहा है फेस्टिविटीज़ का, दशहरा आ रहा है, दिवाली आने वाली है, तो आई थिंक ऐसे टाइम में एक हम ऐसा डिस्कशन चाह रहे थे जो कि हमारी हिस्ट्री को, हमारे टेक्स्ट को हम थोड़ा और सॉलिडिफाई कर सके अपने बिलीव्स को। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। और बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक पे आज बात करेंगे। अगेन आपके इंसाइट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं ऑडियंस के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू, नमस्कार। हाँ, और ये बहुत अच्छा लग रहा है, फिर दोबारा हम लोग बैठ रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। सर, आई थिंक आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो जो इंडिया के रिलीजियस हिस्टोरिकल टेक्स्ट में हम बात करते हैं, सब लोगों ने उसका नाम सुना होता है, वेदास का। बट हर इंसान को ये पता नहीं होता कि वेदास में क्या लिखा है। क्या ये एक टेक्स्ट की तरह देखा जाए या फिर एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह देखा जाए, इसको कैसे फॉलो करें, क्या फॉलो करें। तो थोड़ा सा अगर इसकी हिस्ट्री जानना चाहें कि एग्जैक्टली वेदा का जो हमें अभी प्रूफ मिलता है, क्योंकि बोलते हैं कि टाइम इमेमोरियल से वेदास चलते आ रहे हैं, तो ये आर्कियोलॉजिकली वेदास के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि जब हम वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण जिसको हम कहते हैं कि विश्व के स्तर पे सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट जिसको हम कह सकते हैं वो है वेद। अब वेद है क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग, और क्या उसका समय क्या है, किस कब लिखा गया, अगर ये ओल्डेस्ट है तो कितना ओल्डेस्ट है, और क्या ये इसके कुछ प्रमाण हम पुरातत्व में ढूंढ सकते हैं। क्योंकि लिटरेचर और पुरातत्व दोनों को का समन्वय स्थापित करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। और इसलिए ये कई बार लोग जो वेद से या फिर रामायण हो या महाभारत हो, उससे जब हम पुरातत्व को लिंक करने की कोशिश करते हैं तो उसे एक धार्मिक रंग दे दिया जाता है कि ये एक ग्रंथ को क्यों इससे लिंक किया जा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जब हम वेद को देखते हैं, खासकर ऋग्वेद, और इसको उसमें जो वर्णन है, उन वर्णनों को अगर हम देखते हैं तो उसमें अनेक ऋचाओं का समन्वय है। अ, और ये ऋचाएं कई भाग में विभाजित है। तो 10 अध्याय तक उसमें 10 सेगमेंट हैं, और हर सेगमेंट का संभवतः समय एक समय नहीं है। वो एक लंबे समय में वो संग्रहित या संयोजित किया गया होगा, ऐसा लगता है। और ये बहुत प्राचीन समय से इसकी चर्चा चलती आ रही है ऋग्वेद में। इसलिए ऋग्वेद पे देश के ही नहीं, विदेश के और अनेकों अनेक विद्वानों ने ऋग्वेद पे
काम किया है। और इसके बाद उन्होंने जो प्रपोज़ किया है कि ऋग्वेद के लोग अ, गाँव में रहते थे और पशुपालन करते थे, खेती करते थे, और ऐसी एक परिकल्पना बनाई गई ऋग्वेद के पे। और ऋग्वेद को जो पाश्चात्य स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने ऋग्वेद को 1500 बीसी के आसपास का माना कि 1500 बीसी के आसपास इसकी रचना हुई होगी। जब 1500 बीसी की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से 1500 बीसी के बाद और बहुत सारे इवेंट, क्योंकि महाभारत उसके बाद लिखी गई होगी, चाहे रामायण उसके बाद लिखी गई होगी, ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि 1500 बीसी का एक डेडलाइन दिया गया पाश्चात्य स्कॉलर्स और उसके द्वारा। अब सवाल उठता है कि अगर ऋग्वेद 1500 बीसी में लिखा गया, तो क्या 1500 बीसी में ऐसी कोई संस्कृति या ऐसा कोई सेटलमेंट अ, उन भौगोलिक स्थिति में जो ऋग्वेद में मेंशन है, जिस भौगोलिक स्थिति का, जैसे बहुत सारे रिवर हैं, सरस्वती को उसमें हम सबसे प्रमुखता से देख सकते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद या वेद की रचनाएं हुई। इसलिए सरस्वती एक नदी सूक्त है जो वेद में, उसमें सरस्वती नदी को बहुत ही माइटी रिवर के रूप में कहा गया, और उसे नदी तमे, देवी तमे, अम्बी तमे करके संबोधित किया गया है। अन्य रिवरों की भी, अन्य नदियों की भी चर्चा है, जो बहुत सारी और नदियां हैं उसकी भी चर्चा है, जिसका दायरा बहुत बड़ा है। किंतु जो मुख्य रूप से सरस्वती नदी की चर्चा होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचान करनी होगी कि सरस्वती नदी है कहाँ? क्योंकि सरस्वती नदी का जो ट्रेसेस है आज के समय में, वो एक बहती हुई नदी है नहीं। तो बहती नदी नहीं है, तो जो सूखी धाराएँ हैं, वो कौन-सी ऐसी धारा है जो सरस्वती नदी के तौर पे जिसकी पहचान की जा सकती है? तो सबसे पहले भारतीय पुरातत्वविदों ने, या फिर सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा, इसरो के द्वारा, और कई ऐसे ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा, कई ऐसे संस्थान जो एक मल्टी अप्रोच के साथ उन्होंने ये आइडेंटिफाई करके ये बताया कि आज के डेट में जो घग्गर रिवर है, जिसका ड्राई बेड ऑफ घग्गर है, वही सरस्वती थी, जो पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जानी जाती हैं, और आगे चल के वो रण ऑफ कच्छ में मिलती हैं। किंतु ये निकलती थी हिमालय से। हाँ, बंदरपूछ और उस ग्लेशियर से इसका कनेक्शन था, लेकिन एक टेक्टोनिक मूवमेंट के बाद, जिसको हम बाटा मार्कंडा डिवाइड के नाम से जानते हैं, उसके बाद इसका जो ग्लेशियर से लिंक था वो बंद हो गया, और ज़्यादातर वाटर जो है यमुना में डाइवर्ट हो गए, तो यमुना एक माइटी रिवर बन गई, और सरस्वती धीरे धीरे एक सीजनल रिवर बन के रह गई, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा एरिडिटी के कारण ड्राई हो गई। अगर इसका पैरेलल हम देखें, तो क्या ये घग्गर और हाकड़ा के किनारे कौन-सी बस्तियाँ थी? तो उस समय सिर्फ़ और सिर्फ़, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइज़ेशन कहते हैं या इंडस सरस्वती सिविलाइज़ेशन कहते हैं, वो उसके किनारे मिलती हैं हमें। और वो उसका उसका जो तिथि है, वो 6000 बीसी, यानी 8000 साढ़े 8000 साल पहले तक जाती है उसकी तिथि, कि वहाँ पे बसावट शुरू हो गई थी इस सरस्वती के किनारे। ऐसे कई पुरास्थल हैं, जैसे राखीगढ़ी, बनाबली, बिराना, कालीबंगा, इन सब जगह की तिथि जो है 5000 6000 बीसी तक निश्चित रूप से जाती है। और सबसे आखिरी जो साइट है जो भारतीय लैंड में है, वो है बिंजौर, जिसका एक्सकवेशन हमने किया था, और वहाँ की भी तिथि लगभग 5000 बीसी जाती है। उसके बाद वो नदी पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान की तरफ रन करने लगती है। तो आप देखें कि अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन जो वेद में मेंशन है,
और जो हमें ऑन साइट आर्कियोलॉजिकली मिल रहा है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। अब हमें देखना होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो चीज़ें मिल रही हैं, क्या वो वेद के साथ मैच करता है? तो पहला तो ज्योग्राफी मैंने बताया, ये बिल्कुल मैच करता है कि उन्हीं ज्योग्राफिकल लोकेशंस में ये सारे साइट्स हैं। टाइमलाइन भी मैच करता है। टाइमलाइन में तो मैंने कहा कि वो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत पीछे जा रहा है, जबकि वेद का जो टाइमलाइन दिया गया है, वो बहुत बाद में दिया गया है। तो ये कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि पहले जो टाइमलाइन दिया गया है वेद का, वो कोई आधार नहीं है, वो तो सिर्फ़ संस्कृत और उसके लैंग्वेज और उसके आधार पे दिया गया है। बल्कि उसका कोई सतही आधार नहीं है कि कोई पुरातत्व या उससे कभी रिलेट नहीं किया गया उस सर कोई भी टेक्स्ट का अगर हम देखें हिस्टोरिकल, जैसे आपने बोला आर्कियोलॉजिकल प्रूफ क्या हो सकता है? एक तो कि उसमें जो डेट्स दी हुई हैं वो है, और क्या आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स देखिए, क्या? सबसे बड़ी किसी भी संस्कृति को समझने के लिए और जो वेद है, वेद को मैं धार्मिक ग्रंथ से ज़्यादा एक लाइफ़स्टाइल समझता हूँ कि एक्चुअल में ऋग्वेद एक अनुशासन है, एक लाइफ़स्टाइल है, जो उस समय के लोग जीते थे। और इसलिए वो एक आधारभूत है। अगर बाद के समय में आपसे मैं चर्चा करूँगा कि कैसे और अलग-अलग धर्म का शुरुआत और उसका मूल वेद है। वेद से बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत होती है और इसको किस तरह से हम अपने कल्चर, आर्कियोलॉजी और उससे रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप किसी को भी जैसे वेद की रचना बहुत लंबे समय में हुई, तो आप डेट नहीं कर सकते उसका। उसको आप संस्कृति के आधार पे उसको रिलेट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि उसमें क्या है। अब जैसे जब वेदों में यज्ञ और उसकी चर्चा है, तो राखीगढ़ी में, बनावली में या कालीबंगा में हमको यज्ञ वेदी मिलता है। तो ये समझ में आता है कि इस कल्चर में जो लोग थे और वेद में जो लिखा है, वो दोनों साम्य रखता है। चूँकि इनिशियली वेद को ये समझा गया था कि ये सिर्फ रूरल कल्चर है, लेकिन अगर उसको गहराई से देखें, तो वेद में न सिर्फ रूरल कल्चर बल्कि धीरे-धीरे वो अर्बन कल्चर जैसे सभा है, समिति है, नगर है, इन सब चीज़ों की भी चर्चा वेद में होती है और बाद में आप देखेंगे एस्ट्रोनॉमी की चर्चा है, मैथमेटिक्स है। तो ये वेद में धीरे-धीरे डेवलपमेंट दिखाई देता है। और जो 10वें मंडल में 10 राग युद्ध की चर्चा होती है, जिससे ये पता चलता है कि दूसरे टेरिटरी में, दूसरी जगह भी जाके ये युद्ध और कई अलग-अलग जनजातियों के साथ युद्ध भी हो रहा है और इनका अलायंस भी हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से सिर्फ़ स्टैटिक नहीं है, यानी जो कहा गया है कि ये रूरल थे, गायें पालते थे और क खेती करते थे, ये उससे हट के नगरीय सभ्यता भी थी। तो अब इसका भी ट्रेसेस हमें हड़प्पन कल्चर में दिखाई देता है, जो मैंने आपको कहा सरस्वती नदी के किनारे 1000 से भी ज़्यादा पुरास्थल खोजे जा चुके हैं और उसमें कई स्थल एक्सकवेशन भी हुए हैं, जिसका डेट भी मैंने आपको बताया कि 6000 बीसी से तो हमको निश्चित रूप से यहाँ पे खेतियर और खेती करने के एविडेंस मिल रहे हैं। अब इस क्या ये 6000 बीसी से वेद शुरू हो गया था? या वेद बाद में लिखा गया या वैदिक परंपराएं बाद में शुरू हुई? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसको समझना ज़रूरी है कि वेद में भी एक डेवलपमेंट दिखता है कि खेती और कैटल्स बांधना और और वो यहाँ पे अर्ली हड़प्पन जिसे हम कहते हैं या अर्ली अर्बन फेज जिसे हम कहते हैं, वहाँ से हमको दिखाई देने लगता है लगभग 4000 बीसी से, यानी आज से कम 6000 साल पहले से हमको उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगता है जो वेद में मेंशन है। और वो धीरे-धीरे जब वो अर्बन डेवलपमेंट में आता है, ये जिसको हम हड़प्पीय संस्कृति कहते हैं, वो एक अर्बन फेज़ है। यानी वो शहरीकरण कर रहे थे, नगर योजन कर रहे थे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नगर योजन था
कि राइट एंगल पे मकानें बनाना या रोड काटना, राइट एंगल पे सीवेज की व्यवस्था, वाटर टैंक की व्यवस्था, या फिर खेती के लिए अन्य संसाधनों का उपयोग, व्यापार का डेवलपमेंट, ये कहाँ से हो रहा है? जब वो शुरू-शुरू खेतिहर थे, लेकिन धीरे-धीरे क्राफ्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, व्यापार का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब आप राइट एंगल पे अपने मकान बना रहे हैं या सीवेज सिस्टम बना रहे हैं, ग्रेडियंट का आपको पता है, दिशा का आपको पता है, रिवर का मूवमेंट पता है, विंड का मूवमेंट पता है, तो ये निश्चित रूप से उस समय की ज्ञान परंपरा को दिखाता है। और ये ज्ञान कहाँ दिखता है? वेद में दिखता है। ये उसके बाद के ग्रंथों में से ये मैच नहीं खाता है, और वेद भी बाद के किसी सेटलमेंट से मैच नहीं खाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वेद का जो अगर हम डेट देखेंगे, वो 4000 से शुरू हो जाता है, लेकिन ये श्रुतियों में और ज्ञान की एक्युमुलेशन में वो धीरे-धीरे जमा होने लगता है, और पीढ़ियों तक वो ज्ञान परंपरा चलती है। लगभग 2000 बीसी के आसपास वो आके कंसोलिडेट होता है, जिसको हम ऋग्वेद और वेद के नाम से जानते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसका 2 प्रमाण हैं। एक कि लगभग 2000 बीसी में आके जो हड़प्पीय सभ्यता थी, जो सरस्वती के किनारे जो लोग रह रहे थे, वो प्राकृतिक कारणों से, खासकर जब एरिडिटी बहुत बढ़ गई, तो इन्हें धीरे-धीरे माइग्रेशंस करने पड़े। ये धीरे-धीरे ये दूसरे जगह जाकर सेटल हो रहे हैं, जैसे अपर गंगा यमुना दोआब या अन्य जगहों पे जाके ये नए लैंड की तलाश कर रहे हैं, जहाँ जल संसाधन बेहतर हो, जहाँ से व्यापार आसानी से किया जा सके, जहाँ खेती के संसाधन बेहतर हों। ये लगभग 2000 बीसी से शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये काल जो है वो डिफ्यूज़न का काल था। कि वो डिफ्यूज़ कर रहे हैं, यानी वो जब माइग्रेट कर रहे हैं तो लोकल जनजातियों के साथ जाके मिक्स हो रहे हैं। तो जब लोकल जनजातियों के साथ मिक्स होंगे, तो जो वेद की अपनी परंपरा थी, वो लोकल जनजातियों की परंपराओं के साथ मिल रहा है। तो जब मिलेगा तो नई परंपरा शुरू होगी। तब नए सांस्कृतिक आदान-प्रदान शुरू हो जाता है। जो शुद्ध परंपराएँ थी, जो सिर्फ़ सरस्वती के किनारे चल रही थी, वो नए लोकेशंस पे जाके नए तरह से डेवलप होती हैं, ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं वेद का जो समय समझता हूँ, वो 4000 बीसी से लेके 2000 बीसी का जो काल है, वो वेद का काल होगा। बाद में उसकी परंपराएँ तो निरंतर चलती रही, और वो हर जगह आपको वो ट्रेडिशन, आपको चाहे नॉर्थ में जाए, साउथ में जाए, वो ट्रेडिशन चलता रहता है। और इसलिए वो हमारे जनमानस में इतना गहरे है, बैठ गई, कि आज अगर हम जो वैष्णवाइट कल्ट को मानता है या कोई शैव कल्ट को मानता है, लेकिन जब आखिरी रिचुअल करते हैं तो स्वर्ग की परिकल्पना करते हैं। वो रिचुअल्स में वो वैदिक मंत्र ही यूज़ होता है। तो इतना गहरे समाहित है, क्योंकि उसकी निरंतरता है आज भी। तो सर आपने 4000 बीसी से लेके 2000 बीसी में जैसे बोला, तो ये रिटन वेद की बात कर रहे हैं या फिर जैसे आपने श्रुति ओरिएंटेड बोला वो उससे पहले रहा होगा? ये जो श्रुति परंपरा तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन 2000 बीसी के आसपास ये अपना एक समग्र रूप में स्थापित होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ग्रंथ के रूप में लिखा गया हो, लेकिन वो एक कंसोलिडेट हो जाता है, और वो श्रुतियों में लंबे समय तक चलता रहा होगा। तो ये भी संभव है कि 2000 बीसी के आसपास लिखा गया हो, लेकिन वो ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखा गया, या तारपत्र, या भोजपत्र, या उस पे जो सर्वाइव नहीं कर किया, और बाद में उसको रिपीट किया गया। जो आज भी परंपराएं हैं, जो पहले लिखी जाती थी ऐसे उस पे, तो वो उसका सर्वाइवल नहीं होता था, वो बार बार रिपीट किया जाता था उसको। तो सबसे जो बेहतर तरीका था, वो ओरल ट्रेडिशन में श्रुतियों में उसको कंठस्थ करना, और वो परंपराएं चलती रही लंबे समय तक, क्योंकि लिखने की जो परंपरा है वो बाद में शुरू हुई, जिसको हम किसी ताम्रपत्र पे या उस पे लिखने की परंपरा जो अस्थाई थी।
लेकिन उसके पहले जो कुछ भी हम लिखा जा रहा था वो अस्थायी थी। वो प्रकृति में ज़्यादा दिन सर्वाइवल नहीं था उसका। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो एग्ज़ैक्टली किस समय लिखा गया। लेकिन परंपरा निश्चित रूप से 2000 बीसी के आसपास मुझे लगता है कि कंसोलिडेट हो गई थी, जो आज भी हम उसी रूप में कंटिन्यू कर रहे हैं। सर एक हमने देखा है कि पुरानी जितनी भी सिविलाइजेशंस मिलते हैं उसमें एनग्रेविंग्स तो हमें मिलती हैं काफ़ी जगह, कॉइन्स पर हो गई या फिर वॉल्स पे हो गई। तो जो राइटिंग का स्टार्टिंग है, भले ही वो सिग्नल्स के बेस पे हो, साइंस बना रहे हो, ये सब चीज़ें, तो वो स्टार्ट हो चुका था। बट अगर इंडिया में देखा जाए या ग्लोबली, तो सबसे पुराना टेक्स्ट क्या रहा होगा? अगर 2000 बीसी में हम वेदास की बात कर रहे हैं या 4000 बीसी में, तो क्या ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट माने जा सकते हैं? मे बी उतने अच्छे से राइटिंग पॉसिबल ना हो, तो सबसे पहला टेक्स्ट कौन सा था हमारा? इंटरेस्टिंग है कि जो सिंधु सरस्वती कल्चर है, सिंधु सरस्वती सभ्यता है, इसमें हमें राइटिंग के एविडेंस मिलते हैं। लेकिन चूँकि अभी तक ये डिसाइफ़र नहीं हो पाया है और इसका अर्थ हम अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, इसलिए इसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब ना तो ये प्राक हिस्ट्री है, यानी ये लिखित तो है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए ये हिस्ट्री तो है, लेकिन ये प्रोटो हिस्ट्री है, प्रोटोटाइप हिस्ट्री है। और उसमें खासकर सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो हमें सील मिलते हैं, जिसे हम मुहर कहते हैं, उसमें लिपि लिखी हुई है, जिसे सैंधव लिपि के नाम से आज हम जानते हैं। और वो लिपि दोनों है, उसमें कुछ पिक्टोरियल है और कुछ सिंबल्स हैं, और इसकी एक जर्नी है। और ये जर्नी स्टार्ट होती है लगभग 3000 बीसी से के आसपास से ये जर्नी, और थोड़ा और पहले से ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और उस जर्नी में सबसे पहले सिर्फ सिंबल्स मिलने लगते हैं, यानी या तो ज्यामितीय आकार है, गोल है, और इस तरह के सिंबल्स मिलने लगते हैं। उसके बाद कई सौ साल बाद, सिंबल के बाद उसके साथ एनिमल फिगर भी मिलने लगते हैं, यानी कुछ एनिमल फिगर बनाए गए हैं वो। फिर उसके बाद जो इसको हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं, वो स्क्रिप्ट मिलने लगता है और उसके साथ एनिमल मिलने लगते हैं। फिर बाद में लगभग 2000 बीसी और उसके 1900 बीसी के आसपास आके वो सिर्फ स्क्रिप्ट के फॉर्म में मिलता है, वो एनिमल उसके साथ हट जाते हैं। तो ये एक लंबी जर्नी है हड़प्पन स्क्रिप्ट की, जिसमें सिंबॉलिज्म भी है, पिक्टोरियल भी है, और लिपि की भी शुरुआती लिपि भी है। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल है और एक चैलेंज है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, लिंग्विस्ट के लिए, या हिस्टोरियन के लिए, कि उसमें क्या लिखा गया है उसको समझना। एक सर आजकल जैसे बड़ा फोकस चल रहा है कि इंडिया स्क्रिप्ट को जो डेसिफर करने का तरीका है, आई थिंक उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, आप भी इन्वॉल्व हैं उसमें, तमिलनाडु गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे काम कर रही है। तो ये स्क्रिप्ट्स को जो हैं वो डेसिफर कैसे किया जाता है? अभी तक क्या डेसिफर हो चुका है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ की? जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो ये इनएग्मेटिक स्क्रिप्ट है, ये हम सब जानते हैं कि अभी तक ये समझा नहीं जा सका है कि इसका फोनेटिक वैल्यू क्या है। इसमें जो लिखा गया है वो क्या साउंड करता है, क्या उच्चारण करता है, क्या ये संस्कृत के श्लोक हैं या क्या गोंड से रिलेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स इस पे काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। और अभी जैसे आपने बताया कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी ये अनाउंस किया है कि इंडस स्क्रिप्ट डिसाइफरमेंट करने वालों को वो एक सम्मानित करेंगे। उसी तरह भारत सरकार ने भी अपनी ज्ञान परंपरा के तहत अभी एक बड़ा आयोजन किया था सिंपोजियम का, उसमें भी इंडस स्क्रिप्ट डिसाइफरमेंट पे काफ़ी पेपर इनवाइट किए गए थे कि इस पे मंथन हो और इसको डिसाइफर किया जा सके। क्योंकि ये एक ऐसा एनिग्मा है कि इसके डिसाइफर होने के बाद शायद हम और ज़्यादा कुछ अपने संस्कृति के बारे में जान पाएँगे कि उसमें क्या वो संस्कृत के श्लोक हैं या क्या लिखा गया है। 2007 में मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, और एक कॉपर होड जिसे ताम्रयुग
कहते हैं, लगभग 1700-1800 बीसी के आसपास का एक एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर, मानव आकृति है तांबे में, उसके ऊपर लिपि लिखी हुई है, जो हड़प्पन लिपि और ब्राह्मी लिपि के समानांतर है। उसमें ब्राह्मी में लिखा गया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो हड़प्पन लेटर तो मिलते हैं, लेकिन ब्राह्मी में नहीं मिलते। तो ऐसा लगता है कि वो एक ब्रिज हो सकता है, एक अ, उसके द्वारा हम हड़प्पन स्क्रिप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट को समझने के लिए भी हमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो बाइलिंगुअल टेक्स्ट। ऐसा कोई टेक्स्ट हमें नहीं मिलता जो उसके साथ लिखी गई हो और बाइलिंगुअल हो, जैसे रोज़ेटा स्टोन या अन्य जगहों पे जो डिसाइफर हुआ, उसमें बाइलिंगुअल मिलने के कारण भी डिसाइफर हुआ था। तो ऐसा यहाँ अभी तक अनफॉर्च्यूनेटली हमें हमारे पास कोई भी ऐसे एग्ज़ाम्पल नहीं है। दूसरा, उसकी कंटिन्यूटी, कि अगर 1900 बीसी के आसपास आते-आते स्क्रिप्ट विलुप्त हो रही थी, तो क्या उसकी कंटिन्यूटी है? क्योंकि उसके बाद जो हमें 600 बीसी के आसपास हमें फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिलने लगता है। तो एक जो ये लंबा गैप है 1200-1300 सालों का, उस बीच में क्या था? क्योंकि जब तक वो अगर कंटिन्यूटी होता तब भी हम समझ पाते। तो उस कंटिन्यूटी के लिए जो मैंने आपको बताया कि एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर है, जो लगभग 1700-1800 बीसी के आसपास जिसका डेट जाता है, उसमें ब्राह्मी और ये दोनों स्क्रिप्ट का समन्वय है। तो वो एक पुल का काम कर सकता है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट के बाद ब्राह्मी स्क्रिप्ट की कैसे शुरुआत हुई। क्योंकि ब्राह्मी ही एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो उसकी कंटिन्यूटी में भारत में दिखाई देता है, जो मौर्य काल में अपने चरम पे था, फिर गुप्त काल में तक वो काफ़ी प्रोमिनेंट रहा। और सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में ब्राह्मी नहीं थी, बल्कि साउदर्न इंडिया में भी ब्राह्मी थी, जिसे हम साउदर्न ब्राह्मी कहते हैं। लेकिन बेसिकली ये ब्राह्मी ही है, उसके लिटिल वेरिएशंस हैं जो रीजनल वेरिएशंस जिसे हम कह सकते हैं, वो रीजनल वेरिएशन है। तो जब तमिलनाडु में कुछ ऐसे साइट एक्सकवेट हुए जिसमें किलड़ी है या और अन्य 2-3 साइट है जिसके पॉटशर्ट्स पे कुछ निशान मिले थे, और वो निशान का डेट 400 बीसी के आसपास जाता है। तो उससे भी लोगों ने तुलना करना शुरू किया कि हड़प्पन स्क्रिप्ट का जो प्रभाव है और उसकी कंटिन्यूटी है वो तमिल स्क्रिप्ट में दिखाई देता है। ठीक उसी तरह नॉर्थ में अगर बुद्ध के अस्थि कलश के ऊपर हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट दिखाई देता है, और कई जगह यहाँ भी ब्लैक एंड रेड वेयर के पॉटशर्ट्स पे कुछ मार्क्स दिखाई देते हैं जो ब्राह्मी से मिलते-जुलते हैं। उसकी भी तिथि क्रम लगभग 4000-5000 बीसी के आसपास जाता है। तो उसकी कंटिन्यूटी ब्राह्मी में दिखाई देता है। तो एक संभावना ये है कि ब्राह्मी की फ़ोनेटिक्स को उसके साथ रिलेट किया जाए, जो तमिल में भी कर रहे हैं और नॉर्थ इंडियन टेक्स्ट में भी कर रहे हैं। लेकिन अब डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि फ़ोनेटिक्स को समझना बहुत मुश्किल है। ब्राह्मी में भी अलग-अलग रीज़न में, जैसे कुछ कहीं बाद के ब्राह्मी में संस्कृत भी मिलता है, या फिर दूसरे डायलेक्ट्स भी मिलते हैं। तो जब प्राकृत भी मिलता है, तो आप देखेंगे कि क्या उस समय प्राकृत था या संस्कृत था या प्रोटो संस्कृत था, ये कहना मुश्किल है। स्क्रिप्ट हो सकता है कि उसका डेवलपमेंट हो ब्राह्मी में, लेकिन उसका फ़ोनेटिक्स क्या है, ये कहना मुश्किल है। दूसरा ये कि जो हड़प्पन कल्चर था, उसका दायरा बहुत बड़ा है। वो अफ़गानिस्तान से लेके और कश्मीर तक की लंबा ज्योग्राफ़िकल लोकेशन में है। तो क्या हर ज्योग्राफ़िकल लोकेशन में एक ही भाषा बोली जा रही थी? क्या ये व्यापारिक स्क्रिप्ट था कि जो सिंबल्स उसमें यूज़ किए जा रहे थे, वो यहाँ से लेके हर जगह वो लोग उसको समझ पा रहे थे? तो ये एक एनिग्मा है कि उसको कैसे डिसाइफ़र किया जाए।
मेरा ये मानना है कि स्क्रिप्ट को डिसाइफरमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो डेवलपमेंट है 600 साल के स्क्रिप्ट को आप डिसाइफर करना बहुत मुश्किल है। आप हिंदी को भी देखें या किसी भी लैंग्वेज, उसका डेवलपमेंट ऐसा होता है कि आप 100 साल बाद पिछला लिखा हुआ आपको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जो सबसे आखिरी सेगमेंट है, यानी लगभग 2000 बीसी के आसपास जो लिखा गया है, जिसमें एनिमल फिगर और सिंबल्स को सेग्रीगेट कर दिया गया और लगभग वो शुद्ध स्क्रिप्ट के रूप में आ गया, उसको आगे के स्क्रिप्ट के ब्राह्मी के साथ उसको टैली करके रिलेट करना एक काम हो सकता है, जिसमें आगे बढ़ा जा सकता है। टाटा फाउंडेशन ने भी इस पे पहले काम किया था और कई स्कॉलर्स ने उसको टेबुलेशन किया, कंप्यूटर के थ्रू देखा, एआई के थ्रू आजकल देखने की कोशिश हो रही है। कुछ स्कॉलर्स इसको संस्कृत के साथ रिलेट करते हैं, कुछ स्कॉलर उसको ये कहते हैं कि नहीं, ये व्यापारिक लैंग्वेज था। कुछ स्कॉलर गोंड के साथ तो अलग-अलग ट्राइब के जो सिंबल्स हैं, उसको डिसाइफ़र करके इसको डिसाइफ़र करना चाहते हैं। कुछ डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनका वो एक अलग तरीके से फ़ोनेटिक्स को डिसाइफ़र करना चाहते हैं। तो इतना डाइवर्स स्कॉलरशिप है इसमें, जो अलग-अलग तरह से, अलग-अलग एंगल से उसको देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अलग-अलग एंगल से कैसे देखा जा सकता है किसी स्क्रिप्ट को? क्या वो गोंड के साथ रिलेट होता है? क्या वो दूसरे जो जनजाति है उसके सिंबल के साथ रिलेट होता है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग। अब इसको आर्कियोलॉजी में कैसे देखा जाए? अब इंटरेस्टिंग ये है कि जो माइग्रेशन है, हड़प्पन माइग्रेशन का जो पैटर्न है, अगर आप उसको देखेंगे, तो पैटर्न बहुत डाइवर्स है। जो हड़प्पन माइग्रेशन हुआ वो देश के या जो पूरा भूभाग है उसके अलग-अलग क्षेत्रों में लोग माइग्रेट हो रहे हैं, अलग-अलग क्षेत्र में सेटल हो रहे हैं, जो अलग-अलग जनजातियों के साथ मिल रहे हैं। तो जो डीएनए जो बताता है कि जो हड़प्पन डीएनए है, जो राखीगढ़ी से जो डीएनए मिला था, उससे मिलती-जुलती डीएनए या उस डीएनए के अंश देश के लगभग सभी भूभागों में विद्यमान हैं। तो ये क्लियर अर्थ ये दिखाता है कि वो माइग्रेशन और लोकल जनजातियों के साथ इसका सम्मिश्रण हो रहा है। जब सम्मिश्रण होगा तो ट्रेडिशन भी जाके मिलेगा, रिचुअल्स भी जाके मिलेंगे, आपका बिलीफ भी मिलेगा, तो भाषा के कुछ अंश भी मिलेंगे जो सर्वाइव करेंगे देर तक। यही कारण है कि कुछ सिंबल्स जो है वो अलग-अलग जगह पे सर्वाइव कर रहे हैं और उसका मीनिंग जो है, चाहे वो अपनी बोलचाल में नहीं जानते हों, लेकिन उसको एक रिचुअल के तौर पे या उसके तौर पे भी सर्वाइवल दिखाई देता है। ब्राह्मी में भी जो अर्लीस्ट कॉइन है, उसमें बहुत सारे सिंबल ऐसे हैं जो हड़प्पन सिंबल के साथ मिलते हैं, जैसे स्वास्तिक है या और नंदीपाद जैसे सिंबल्स हैं, क्रॉस है, प्लस है, ऐसे जो साइन अर्लीस्ट कॉइन्स में मिलते हैं, वो भी हड़प्पन सिंबल से के साथ मिलते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्यों अलग-अलग जगह पे हम अपने ट्रेसेस को मिला पा रहे हैं, नहीं तो अपने ट्रेसेस को नहीं मिला पाते। तो ना सिर्फ सांस्कृतिक आदान-प्रदान हो रहा है, बल्कि कल्चरल डिफ्यूज़न जो हो रहा है, वो अलग-अलग कल्चर के साथ जाके मिल रहा है। यही कारण है कि बहुत सारी चीज़ें वो अलग-अलग कल्चर में सर्वाइव कर रही हैं। अब दूसरी तरफ समानांतर अगर हम देखें तो वेद को अगर देखें, जैसे आपने चर्चा की थी कि वेद को कैसे हम रिलेट करें, समानांतर अगर वेद को देखें तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि वेद जो है बहुत सारे अलग अलग जो रिलीजन जिसको हम आज के डेट में कह रहे हैं, उस रिलीजन की जननी है। और वो इसलिए मैं कहता हूँ कि वेद एक अनुशासन है, जीवन जीने की एक ढंग वेद में बताया गया है। और जब जीवन जीने की कला किसी ग्रंथ में समाहित होता है,
तो वो अगर कोई नई चीज़ें, नई फ़िलॉसफ़ी भी शुरू होती है, जैसे बुद्धिज़्म शुरू हुआ, तो उसमें से भी वेद के ही बहुत सारी फ़िलॉसफ़ी को बुद्धिज़्म ने अडॉप्ट किया। जैनिज़्म शुरू हुआ, तो जैनिज़्म ने भी वेद के बहुत सारे फ़िलॉसफ़ी को अडॉप्ट किया, क्योंकि जीवन की शैली तो वो है, तो उसको अडॉप्ट करना ही होगा। वैसे ही श्रमण संस्कृति हो या अन्य संस्कृतियाँ हों या इवन बाद तक की संस्कृति हो, चाहे इस्लाम हो, उसमें भी वेद का जो मूल धारणा थी उसको अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन, अपने सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से मॉडिफ़ाई करके उसको लिया गया। थोड़ा सा एग्जांपल देंगे सर आप, क्योंकि इस्लाम को एकदम अलग रीजन का रिलीजन माना जाता है। देखिए, चाहे इस्लाम में चाहे वो गॉड को मानते हों या उस समय की परिस्थिति के हिसाब से जो जीवन जीने की कला, जैसे आप देखेंगे वहाँ भी चालीसा हो रहा है, वहाँ भी रिचुअल्स किए जा रहे हैं, वहाँ भी उपवास का वो है। तो बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की कला है, जो समाहित की गई, वो लगभग हर रिलीजन में आपको मिलेगा। तो मूल जो है वेद, उससे ये कई अनेकों धाराएँ निकली और आज भी बहुत सारे नए फ़िलॉसफ़ी आते हैं, तो उसमें भी मूल कहीं न कहीं उससे जुड़ा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वेद एक अनुशासन है, जीवन जीने की का तरीका है। वेद एक संस्कृति है, जिसने हिंदुइज़्म को जन्म दिया, जिसने जैनिज़्म को जन्म दिया, जिसने बुद्धिज़्म को जन्म दिया, जिसने आजीविकों को जन्म दिया, जिसने अनेक सांस्कृतिक परंपराओं को जन्म दिया। इसलिए वेद इम्पोर्टेंट है। और इंटरेस्टिंगली जब आप महाभारत को देखेंगे, तो वैदिक संस्कृति का उसमें क्लियर रिफ्लेक्शन दिखता है। तो वहाँ से एक अलग पड़ाव शुरू होता है वैदिक संस्करण का और उसके चेंजेस का। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि जो हड़प्पीय जो लेख है, उसको अगर पढ़ा जा सकेगा या अ, उसमें क्या फ़ोनेटिक्स है इसको समझा जा सकेगा, तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसमें हमारे जो मंत्री हैं अभी, शेखावत जी, और हमारे जो कल्चर मिनिस्टर हैं विवेक अग्रवाल जी, उनका एक बहुत ख़ासा इंटरेस्ट है इसमें। और उनके ही प्रयास से ये जो ज्ञान परंपरा की अभी जो सेमिनार हुआ था, उनके ख़ास उनके विज़न से हुआ था। तो ये एक लार्जर विज़न है, लेकिन इसमें आवश्यकता है कि इसको किस तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन के समन्वय के साथ इसको किस तरह से काम को आगे बढ़ाया जाए। और इस विज़न में आर्कियोलॉजिस्ट को आना ज़रूरी है, आर्कियोलॉजिस्ट को आगे आना ज़रूरी है, क्योंकि सांस्कृतिक चीज़ों को जब तक आप नहीं समझेंगे, हड़प्पन स्क्रिप्ट को समझना मुश्किल है। स्क्रिप्ट को समझने के लिए एक उसके पूरे आर्कियोलॉजिकल परिवेश, उसके सांस्कृतिक जो लेगेसी है, उसको समझना ज़रूरी है। तब आप हड़प्पन स्क्रिप्ट के फ़ोनेटिक्स को बेहतर तरीके से समझ सर पाएँगे। स्क्रिप्ट्स को समझा कैसे जाता है, मतलब जैसे स्क्रिप्ट हो गई कुछ, उसमें कुछ ऐसे लेटर्स होंगे जो कि हमें नहीं पता है क्या सिग्निफाई करते हैं, या जैसे आपने फोनेटिक्स बोला, अगर मैं ए लिखूं या आ लिखूं तो मुझे नहीं पता होगा कि वो क्या है। तो हर लेटर को डेसिफर करना कि वो आज के लैंग्वेज में क्या है और उसका क्या मतलब होगा, वो प्रोसेस क्या रहता है मोस्टली। अभी देखिए, ज़्यादातर जो वर्ल्ड के एंशिएंट स्क्रिप्ट है, वो डिसाइफर तब हुए जब उसकी कंटिन्यूटी हमको मिली, या बाइलिंगुअल मिल गया कि आज जो स्क्रिप्ट चल रहा है और पहले के स्क्रिप्ट में के समानांतर चीज़ें मिल गई। दूसरी जो स्टाइलिस्टिकली जो लिखा जा रहा है, वो आज के बाद के स्क्रिप्ट में, जैसे ब्राह्मी है या खरोष्ठी है या अरामाइक है या अन्य जो लिपियां हैं, उसके साथ कितना साम्य रखती हैं। और कोई ऐसा चंक, जैसे 3 या 4 लेटर या 6 लेटर का कोई ऐसा, जो सिमिलर लेटर ब्राह्मी में भी मिल जाए और उसका फोनेटिक्स हम समझ पाएँ कि ब्राह्मी का हमें पता है कि ब्राह्मी का ये उच्चारण है, और सिमिलर चंक अगर हमको इसमें भी मिल जाएगा, तब शायद हम बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। तो एक जो लिंक है,
वो लिंक मिलना ज़रूरी है हम स्क्रिप्ट को डिसाइफ़र करने के लिए, और वो लिंक अभी मिसिंग है। और शायद इसलिए बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे स्कॉलर अपने-अपने तरीके से उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं अब, और उसके कारण इतनी चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक किसी बिंदु पे पहुँचना मुश्किल हो रहा है। सर कितना अगर वॉल्यूम देखा जाए तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टेक्स्ट है हम पे जिसको डेसिफर करना है कितना ज़्यादा होगा, कितने पेजेस होंगे या कितने वॉल्यूम्स होंगे उसके? नॉर्मली जो मिलते हैं वो सील पे मिलते हैं, और सील एक छोटा जो आप मुहर कहते हैं ना, आज के डेट में हम सील लगाते हैं, वैसे सील है। तो उसमें जो स्क्रिप्ट है बहुत लंबे नहीं है, 9 स्क्रिप्ट, 8 9 10 स्क्रिप्ट है। और और कुछ पत्थरों पे भी मिलते हैं, कुछ पॉटरी पे मिलता है, लेकिन ये एक लंबा टेक्स्ट नहीं है कहीं, इसलिए भी मुश्किल हो रहा है इसका डिसाइफरमेंट। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो लेटर्स हैं वो लगभग हम मानते हैं कि 400 के आसपास सिंबल्स और वो मिला के होंगे, और जो टेक्स्ट सील्स हैं वो हज़ारों की संख्या में हैं, लेकिन उसमें लेटर्स कितने हैं ये इम्पॉर्टेंट है। और लेटर्स को भी हम 2 पार्ट में सेग्रीगेट करके देख सकते हैं कि उसमें सिंबॉलिज़्म सिंबल्स कितने हैं, और लेटर्स कितने दिख रहे हैं। फिर उसको फर्दर सेग्रीगेट करना, फिर उसकी सेटिंग कि क्या चीज़ पहले शुरू हो रहा है, क्या बाएँ से दाएँ लिखी जा रही है या दाएँ से बाएँ लिखी जा रही है, कि या दाएँ से बाएँ लिखी गई और फिर बाएँ से दाएँ लिखी जा रही है। तो उसको भी समझना होगा, क्योंकि तभी आप उसके टेक्स्ट को पढ़ पाएँगे या समझ पाएँगे, है ना? तो दोनों तरीके से लिखी जाती हैं, दाएँ दाएँ से बाएँ और बाएँ से दाएँ भी लिखी जाती है। तो अभी तक कुछ स्कॉलर का मानना है कि ये दाहिने से बाएँ लिखी जा रही हैं। कुछ स्कॉलर का मानना है कि नहीं, ये दाहिने से बाएँ लिखी जा रही हैं, लेकिन फिर बाएँ से दाएँ की तरफ जा रहे हैं। तो ये लेकिन ज़्यादातर मत ये है कि दाहिने से बाएँ लिखी जा, उर्दू की तरह। हाँ, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, ये बाएँ से दाएँ लिखी जा रही है, ये सही नहीं, क्योंकि जब सील होता है तो सील का जो इम्प्रेशन है वो अपोज़िट आता है। उसी तरह कॉपर टैबलेट भी काफ़ी मात्रा में मिले हैं, जिसमें स्क्रिप्ट लिखे हैं, लेकिन उसमें रिवर्स नहीं है, उसमें ओवर्स है, यानी वो जो सीधा-सीधा लिखा गया है। तो कॉपर टैबलेट एक अहम भूमिका निभा सकता है डिसाइफरमेंट में। दूसरा मैं आपको बताऊं कि कॉपर टैबलेट, मेरा ये पर्सनल अनुभव है, या पर्सनली जो जितने भी साइट मैंने एक्सकवेट किए हैं हड़प्पन कल्चर के, अनेकों साइट एक्सकवेट किए हैं। धौलावीरा में लगभग 2 सीज़न मैंने एक्सकवेट किया, बिंजौर एक्सकवेशन मैंने किया है, बिंजौर के साथ 86 जीबी या कई और अन्य साइट जो राजस्थान में है। फिर राखीगढ़ी का एक्सकवेशन मैंने किया है, मर्दखेरा, अनेक हड़प्पन साइट एक्सकवेट किए हैं। तो जो हड़प्पन से संबंधित जो अभी तक मैंने ज्ञान अर्जन किया है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कॉपर टैबलेट ये लैंड रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि अब बाद में वही परंपरा, जो ताम्रपत्र लिखने की जो परंपरा, लैंड रिकॉर्ड की परंपरा शुरू हुई, वो उसी परंपरा की का आगे का पार्ट है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना, क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हड़प्पन साइट पे जब हमने एक्सकवेशन किया तो लेयर वाइज लेयर, यानी वहीं पे लोग रह रहे हैं, यानी उनको ये पता है कि ये भूमि या ये जो 2 रूम या 3 रूम का सेट है, ये मेरी संपत्ति है। अर्थात उनको ये पता है कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा था, या लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो उसके लिए कालांतर पे उनको रिकॉर्ड की ज़रूरत थी, और वो परमानेंट रिकॉर्ड की ज़रूरत थी। तो संभवतः जो कॉपर पे लिखा गया है वो लैंड ग्रांट की संभावनाएं ज़्यादा हैं, जो बाद की परंपरा में कंटिन्यू होता है। तो वो एक अहम भूमिका हो सकता है डिसाइफरमेंट में, क्योंकि उसमें ओवर्स और रिवर्स का भी ज़्यादा चक्कर नहीं है। इसलिए ज़्यादातर जो टैबलेट हैं उसमें एक तरफ या तो एनिमल फिगर बने हैं, एक तरफ लिखा गया है, कुछ में ह्यूमन फिगर भी हैं और लिखा गया है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण। तो लैंड पे तो सर लोगों का ध्यान पहले से ही रहा है, मतलब लैंड ये मेरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। लैंड के लिए तो हमेशा क्योंकि खेती के लिए लैंड चाहिए, घर के लिए लैंड चाहिए,
और लैंड बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जैसे पानी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बिना वाटर के आपका सर्वाइवल नहीं है। तो उस समय उन्होंने किस तरह से सभा, समिति और नगर योजन का डेवलपमेंट किया, किस तरह से सर्वाइवल के लिए जो जद्दोजहद किया गया, वही जो है ज्ञान परंपरा की जननी है। और इसलिए हरप्पन्स के समय अगर आप देखेंगे तो जो बहुत अच्छी बारिश और रिवर फ्लो कर रही थी, जहाँ उन्होंने खेती शुरू करना शुरू किया, उसके बाद धीरे-धीरे जब रिवर का फ्लो कम होना शुरू हुआ, तो उस समय जो समस्याएँ आई होंगी फ्लड का, क्योंकि रिवर जब शैलो होने लगती है तो फ्लडेड होता है। तो फ्लड का जो प्रॉब्लम आया होगा, फिर धीरे-धीरे जो एरिडिटी आई और बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने लगा, तो वाटर मैनेजमेंट उन्होंने किया। तो ये जो ज्ञान की परंपरा है, जो उन्होंने अपने प्रकृति से सीखा या प्रकृति के चैलेंजेज़ को एक्सेप्ट किया, उससे ज्ञान का विकास हुआ और वही मैथमेटिक्स का विकास करता है, वही एनवायरनमेंट को समझने का ज़रिया बना, वही वहाँ से उन्हें पता चला कि किस मौसम में खेती अच्छी हो सकती है, किस मौसम में उनको प्रॉब्लम होगा, कब बाढ़ आएगी, वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, टैंक कैसे बनाया जाए, रिवर से वाटर कैनाल बना के वाटर डाइवर्ट कैसे किया जाए, इन सब का प्रमाण हमें मिलता है एक्सकवेशन में। धौलावीरा में, राखीगढ़ी में इसके प्रमाण हमें मिले हैं कि लगभग 2500 बीसी से इन लोगों ने किस तरह से मैनेजमेंट किया है। यही ज्ञान परंपरा बहुत लंबे समय तक अलग-अलग संस्कृतियों में वो समाहित होने लगी और प्रवेश करने लगी, जैसे-जैसे माइग्रेशंस हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हड़प्पीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों एक हैं, और जब एक हैं तो 4000 से 2000 बीसी का जो समय है, डेवलपमेंट का समय है, वही डेवलपमेंट हमें वैदिक संस्कृति में दिखाई देता है। और तब इसके बाद जब दसराग युद्ध होता है और नए लैंड पे ये लोग जा रहे हैं, अपर गंगा, यमुना, यमुना के कछार तक वो पहुंच रहे हैं, वहाँ जाके संस्कृति का आदान-प्रदान हो रहा है वहाँ रहने वाले लोगों में। जो वहाँ ताम्र संस्कृति चल रही थी उस समय, जिसे हम कॉपर होड ओसीपी कल्चर कहते हैं। तो ताम्र संस्कृतियों के साथ भी हड़प्पन संस्कृतियों का मिश्रण हो रहा है। और फिर नए युग की शुरुआत होती है, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। और महाभारत का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो अब हम सभी जानते हैं कि कुरु, पंचाल और ये एरिया जो है, वो महाभारत का कोर एरिया है जहाँ, जो सरस्वती से बिलग है, सरस्वती से अलग है। ये गंगा यमुना के कछार में है, या मुख्य तौर पे। तो वहाँ जो है वो महाभारत होता है और कुरुक्षेत्र उसका मूल है। सब महाभारत पे अभी नेक्स्ट हमारा सेगमेंट महाभारत पर ही है। उससे पहले मैं एक चीज़ और आई थिंक इस टॉपिक पे कंफर्म करूँगा कि अगर ये डेसिफर हो जाती है तो क्या कुछ हमें ड्रास्टिक देखने को मिल सकता है जो हम हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते? खाली सील्स और जैसे आपने कॉपर पे बोला जो ये सब चीज़ें हैं, तो ये डेसिफर होने के बाद हमें कुछ हिस्ट्री के बारे में ऐसी चीज़ें पता चल सकती हैं जो हमें ना पता हो? निश्चित रूप से। अभी तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि हड़प्पीय संस्कृति, जिसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं, उन संस्कृति में जो स्थल थे, वो स्थल किसके कंट्रोल में थे? क्या वहाँ राजतंत्र था? क्या वहाँ लोकतंत्र था? क्या वहाँ चुनाव हो रहे थे? क्या उनकी संस्कृति कैसे थी? उनका जो व्यापार था वो हम सब जानते हैं कि मेसोपोटामिया और वहाँ तक उनका व्यापारिक संबंध था। तो क्या उनका जो लिंकेज था व्यापार का, उसमें जो नाम है वो किसी का नाम तो नहीं लिखा है? क्या वो कुछ सील रिचुअलिस्टिक तो नहीं है, जिसमें कुछ संस्कृत के श्लोक या मंत्र या वो लिखे हैं? तो इससे भारतीय संस्कृति के बहुत सारे मूल भावनाओं को समझने का मौका मिलेगा। और ये भी समझने का मौका मिलेगा
कि जो वैदिक संस्कृति है, वही संस्कृति क्या बिल्कुल वही संस्कृति है, या ये प्रोटो वैदिक है, यानी वैदिक तो शुरू हो रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ कई संस्कृतियाँ जो पहले से संस्कृति, उसी का ये एक्सटेंशन है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पे प्रकाश शायद प्रकाश पड़ सकता है। और सर जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है इस पे, और तमिलनाडु गवर्नमेंट भी कर रही है, अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट्स कर रही हैं। बट ये भी हमने देखा है कि हर गवर्नमेंट का फोकस थोड़ा अलग रहता है। अगर तमिल गवर्नमेंट है, लेट्स से, वो तो थोड़ा फोकस करेंगे कि जो हिस्ट्री है वो लिंक की जाए तमिल कल्चर के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई जो कि थोड़ा नॉर्थ सेंट्रिक यहाँ की रिसर्च होती है, ये थोड़ा अलग डायरेक्शन में चलेंगे। तो कहाँ पर इन दोनों में डिफरेंसेस आते हैं गवर्नमेंट्स में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, या फिर ये लोग साथ में मिलके ही काम करते हैं ताकि सेम ऑब्जेक्टिव पे पहुंचा जा सके? ये बहुत इंटरेस्टिंग और रिलेवेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें पुरातत्ववेत्ता को लीड लेना होगा, क्योंकि जो पुरातत्व है वो वाइज नहीं होता है। वो हम मटेरियल कल्चर पे आधारित बात करते हैं, जो कुछ हमें मिल रहा है हम उन्हीं की बात करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि चूंकि डाइवर्स है, तो कुछ चीज़ें आपको तमिल ब्राह्मी में भी मिलेंगी, कुछ चीज़ें नॉर्दर्न ब्राह्मी में भी मिलेंगी, हाँ, कुछ चीज़ें अलग अलग ट्राइब में भी मिलेंगी, तो डाइवर्स है। इसलिए हर कोई अपने नज़रिए से इसको देख सकता है। अगर तमिल और उसके साथ अगर रिलेट करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ अंश उसके साथ मिल सकता है। चाहे आप नॉर्दर्न क्षेत्र में नॉर्दर्न ब्राह्मी या उसकी कंटिन्यूटी में अगर उसको देखना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ चीज़ें हमें यहाँ कंटिन्यूटी में मिल सकती है। इसलिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें अलग-अलग स्कॉलर्स अपने मत को रखें और उसको हम एक ऐसे कसौटी पे कस के उसको हम देखें, जिसमें कोई ऐसा एंगल नहीं हो, वाइज़नेस नहीं हो उसको समझने में। तब शायद हम बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। इसमें किसी क्षेत्र विशेष का कोई ज़्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र भारत का अंग है और जो हड़प्पन माइग्रेशन है, वो हर क्षेत्र में है। तो हम सब एक हैं, हम सब बहुत अंतर नहीं है, रीजनल वेरिएशंस हैं। जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो रीजनल होता है। जैसे अगर आप पंजाब में जाएँ तो कुछ शब्द वहाँ लोग उच्चारित नहीं कर पाएँगे, यूपी में कुछ शब्द उच्चारित नहीं कर पाएँगे, कुछ बिहार में का टंग और प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में, किस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हमारा फूड हैबिट क्या है, हमारी परंपराएँ क्या है, उससे बहुत डायलेक्ट में फ़र्क आता है। तो इसलिए जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर करने के लिए कोई रीजनल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, वो एक समग्र रूप में उसको देखने की ज़रूरत है और फिर उसको रिकंसाइल करने की ज़रूरत है। और सर वापस आते हैं अपने आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, कि अगर महाभारत की बात की जाए, जैसे आपने थोड़ा सा टच किया, तो महाभारत जैसा ग्रंथ जिसको कि हिस्टोरिकल एविडेंस, इंडियंस के मन में तो कोई डाउट नहीं है कि हिस्ट्री ऐसी थी, कृष्ण जी हुए, मथुरा में उनका टेम्पल है, उनका घर गोकुल में था, फिर वो वृंदावन माइग्रेट हो गए, और फिर वो द्वारका गए, पूरा कुरुक्षेत्र में उन्होंने रोल निभाया। और एक सेक्ट ऑफ ऑडियंस है जो आई थिंक डिस्कशन में ये भी आता है कि वो हिस्टोरिकल नहीं है, बट वो एक महाकाव्य जैसे आप बोलते हैं उसको, वो है। तो इन चीज़ों को, जैसे महाभारत हो गया, रामायण, ऐसे टेक्स्ट जो कि आई थिंक बहुत सारे हमारे बिलीव्स, हमारे डेली कल्चर का पार्ट है, जो डिफाइन करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम सुबह उठकर कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, कई लोगों का पूरा जो लाइफ स्टाइल है वो उसी के अराउंड होता है। इनका क्या लॉजिकल सिग्निफिकेंस है? जितनी चीज़ें हमारे महाभारत में बताई गई हैं, द्वारका से लेकर कुरुक्षेत्र तक, तो उसका हमें क्या-क्या प्रूफ मिलता है? क्योंकि हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड, अगर क्रिश्चियनिटी में है तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं कि नेटफ्लिक्स पर भी, कि जीसस को प्रूफ करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, जो रेलिक्स थे उस टाइम के, जो स्पीयर था, या फिर जो उनके क्लॉथ थे, वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करते रहते हैं। बट इंडिया में आई थिंक बिकॉज ऑफ द पीरियड ऑफ मुगल्स, और उसके बाद जो हमारा ब्रिटिश ऑक्यूपेशन भी रहा, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई।
अभी अगर हम जानें कि आर्कियोलॉजिकली क्या-क्या चीज़ें हम प्रूव कर सकते हैं कि यार महाभारत जो है वो हुआ था, या फिर क्या नहीं हम कह सकते हैं कि नहीं हुआ था, वो क्या-क्या प्रूफ्स हैं उस चीज़ के? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि महाभारत जो है भारतीय जनमानस में शायद इससे ज़्यादा आ, छाप किसी ऐसे ग्रंथ ने नहीं छोड़ा है। क्योंकि महाभारत समग्र ग्रंथ है, जिसमें फिलॉसफी है, रिलीजन है, युद्ध है, सामाजिक परिकल्पना है, सामाजिक आदान प्रदान है, बहुत सारे अलग अलग जनजातियों का सम्मिश्रण है, युद्ध कौशल की चर्चा है, उसमें टेक्नोलॉजी की बात है। तो महाभारत एक समग्र ग्रंथ है, और महाभारत को जाने बिना भारतीय संस्कृति को हम जान ही नहीं सकते। और महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके दो ग्रंथ मैं हमेशा मानता हूँ कि एक वेद का जो डेट है उसको निर्धारित करना, दूसरा महाभारत के डेट को निर्धारित करना। दो डेट के निर्धारण के बिना भारतीय संस्कृति को हम नहीं समझ सकते। तो इस दो डेट के निर्धारण के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों की ज़रूरत है, और क्योंकि तभी हम साइंटिफिक रूप में इसको समझ पाएंगे। महाभारत के साथ जो एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, वो है महाभारत शुरू होती है बहुत छोटे से 8,000 वर्सेस से, और उसकी एक जर्नी जो है 1 लाख वर्सेस तक जाती है। जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। उसमें एक लंबे समय अवधि को हम तलाश कर सकते हैं कि इसलिए कुछ लोग सेकंड सेंचुरी बीसी तक के डेट को उसमें मानते हैं कि महाभारत के कुछ अंश वहाँ तक जा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग है, इसको डेट कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए कि महाभारत हुआ था। महाभारत के जो किरदार हैं वो सही है। महाभारत का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इसमें जिन जिन जगहों का वर्णन है, क्या वो सही है, और क्या वो पुरातात्विक दृष्टिकोण से उन सारी जगहों पे ऐसे कोई साक्ष्य मिलते हैं जो महाभारत में वर्णित साक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको देखना कि महाभारत का तिथिक्रम क्या हो सकता है। पहली चीज, महाभारत में ये बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ये जो वैदिक संस्कृति है या वेद में जो नाम है, खासकर 10वें मंडल में जो नाम आता है, वो कुछ नाम जो है वो महाभारत में भी कंटिन्यू होता है, चाहे वो ऋषियों का नाम हो या राजाओं का नाम हो। तो उसकी कंटिन्यूटी दिखाई देता है। तो ये स्पष्ट है कि ऋग्वेद की परंपरा की का ही ये एक्सटेंशन है। तो अगर हमने ऋग्वेद का डेट अगर 2000 रखा, तो उसके हजारों साल बाद ये महाभारत हुआ होगा, क्योंकि जब अलग-अलग जनजातियां आपस में मिली तो कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू होगा। नए लैंड के लिए युद्ध हो सकता है, रिवर ट्रेड के लिए युद्ध हो सकता है, तो बहुत सारे, फिर धीरे-धीरे हम अपना टेरिटरी बढ़ाते हैं, तो इसलिए एक युद्ध की संभावनाएं हुई। और बहुत इंटरेस्टिंगली अगर देखेंगे तो इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो वैदिक ज्योग्राफिकल लोकेशन से बिल्कुल अलग है, और वहाँ से माइग्रेशन भी दिखाई दे रहा है, ओवरलैप ऑफ कल्चर भी दिखाई दे रहा है जो चालकोलिथिक के साथ। तो मेरा मानना है कि लगभग 1700 से 1800 बीसी के मध्य में ये महाभारत कभी हुआ होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि जो अलग-अलग जनजातियां हैं, जैसे कुरु, पांचाल, चेदी, या बहुत सारे अलग-अलग जनजातियां जो उस समय मौजूद थी, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी था। कुरु और पांचाल ये दो प्रमुख किरदार हैं जो महाभारत में आते हैं। जैसे पांचाल से पांचाली थी, या कुरुक्षेत्र से पांडव और कौरव थे। फिर उनका जो अलायंस था वो गांधार तक था, गांधार से गंधारी आ रही है ना? कृष्ण मथुरा से बिलॉन्ग कर रहे हैं। तो आप देखिए, फिर अब उस युद्ध में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? जरासंध तक का पार्टिसिपेशंस है ना? तो जरासंध कहाँ से? मगध से आ रहे हैं।
तो एक बहुत ही लंबे परिदृश्य में ये दिखाई देता है। तो महाभारत में जो स्थल वर्णित हैं, जैसे कुरुक्षेत्र है, हस्तिनापुर है, या आप वर्णावत है, जिसको जहाँ लाक्षागृह बना था, इंद्रप्रस्थ है, मथुरा है, द्वारिका है जहाँ क यानी उस समय सामयिक रूप से था, या मगध है, उस समय सामयिक रूप से था। उसी तरह से जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उन स्थलों पे क्या पुरातात्विक ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो महाभारत से रिलेट करते हैं? तो जब अगर ये सवाल आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा बिल्कुल। बिल्कुल, इन सारी जगहों पे वो साक्ष्य मिलते हैं, चाहे वो हस्तिनापुर हो, वहाँ भी हमें लगभग 1900 से 1800-1900 बीसी के आसपास चालकोलिथिक कल्चर के एविडेंस, जिसे हम ओसीपी कॉपरहोट कहते हैं, वहाँ मिलते हैं। बरनावत के पास में एक चंदायन साइट है, वहाँ से भी हमें इस प्रकार के एविडेंस मिल रहे हैं। बागपत, जिसका चर्चा महाभारत में होती है व्याघ्रपथ के रूप में, वहाँ भी हमें मिल रहे हैं। स्वर्णपथ में भी हमें उसी समय अवधि के अवशेष मिल रहे हैं। अब हम कुरुक्षेत्र आते हैं। कुरुक्षेत्र में भी कई ऐसे पुरास्थल हैं, एक नहीं कई ऐसे पुरास्थल हैं जो उस समय अवधि में आते हैं, 2000 से 1800 बीसी के समय अवधि में आ रहे हैं। मथुरा अगर जाएँ तो मथुरा में भी इसी समय अवधि के साइट्स हमें मिल रहे हैं। अगर हम राजगृह भी जाएँ तो राजगृह में भी इस समय अवधि के साइट हमें मिल रहे हैं। अगर हम द्वारिका की बात करें तो द्वारिका में भी जब डॉक्टर एस.आर. राव ने काम किया था तो उन्होंने भी जो रिमेन्स बताए वो 1700-1800 बीसी के आसपास के हैं, तो वहाँ भी हमें मिल रहे हैं। यानी इन सारी जगहों पे पुरातात्विक साक्ष्य ये बतलाते हैं कि जो इसी समय के एविडेंस हमें यहाँ मिल रहे हैं, जो महाभारत में के साथ साम्यता रखते हैं। तो थोड़ा फिजिकल एविडेंस है और मान सकते हैं कि ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। और ये कब हुआ? सनोली एक्सकैवेशन के बाद ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ जो वेपन्स मिल रहे हैं और जो चैरियट मिल रहा है वो हॉर्स ड्रिवन चैरियट है, वेपन्स हैं, और जो महाभारत में वर्णित है उसके साथ साम्य खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें तो जो महाभारत में वर्णित है वो उसी काल में हमें मिल रहे हैं। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन डेवलप होने लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सनोली महाभारत से रिलेटेड है, लेकिन सनोली एक ऐसा लैंडमार्क है जिससे हम ये समझ पा रहे हैं कि महाभारत में जो वर्णित था वो 1800 से 2000 बीसी के बीच में हमारे पास उपलब्ध था पूरे उसमें। इसलिए महाभारत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे ही हम महाभारत को समझ पाएंगे या महाभारत के एविडेंसेस को समझ पाएंगे, तब उससे लिंक जो होता है कि महाभारत वॉर के बाद क्या हुआ होगा, कैसी स्थिति बनी होगी भारतीय उपमहाद्वीप में, कैसी स्थिति बनी होगी, क्योंकि उस समय ज़्यादातर राजाएं और उनकी सेनाएं और वो हताहत हो गई थीं इसमें, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो स्थिति बहुत खराब हुई होगी। और यही कारण है कि उसके बाद जो अगर हम 1400-1500 बीसी के बाद अगर हम देखें तो हमें हमारे कल्चर में इतना ज़्यादा अच्छा टाउन प्लानिंग नहीं दिखाई देता है। और छोटे-छोटे जनजातियों में विभाजन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जो फिर धीरे-धीरे 100-200 सालों में समग्र रूप में षोडश महाजनपद, जिसको 16 महाजनपद कहते हैं, उसमें धीरे-धीरे डेवलप होने लगा। और बाद बाद में वो साम्राज्य के रूप में भी, मगध साम्राज्य के रूप में भी डेवलप हुआ। तो ये एक पूरी जर्नी को हम समझ पाएँगे। सिर्फ उतना ही नहीं, अगर आप फिलॉसफिकल अगर आप देखेंगे तो जैनिज़्म या बुद्धिज़्म कैसे शुरू हुआ होगा? महाभारत के बाद जो स्थिति आई तो हमेशा क्या हुआ, युद्ध के बाद शांति, युद्ध के बाद शांति दूत पैदा होते हैं। बहुत सारे नए फ़िलॉसफ़ी डेवलप होते हैं कि शांति स्थापित किया जाए। शायद ये इसी का परिणाम था कि युद्ध के बाद जैन परंपराएँ या बौद्ध परंपराएँ शुरू हुई। अब इसका एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब बुद्ध हुए,
5th सेंचुरी बीसी में, या महावीर हुए, तो ये क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर। तो उसके पहले 24 तीर्थंकर हुए। तो इसका मतलब क्या है? जैन फिलॉसफी महावीर के 24 जनरेशंस पहले शुरू हो गया। वैसे ही बुद्धिज्म में बुद्ध को 25वें अवतार माने जाते हैं। वही सर, तो वो लोग कहते हैं कि हमारा तो हिंदुइज्म से भी पुराना है। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो कहाँ जाता है? वो महाभारत के बाद की कंटिन्यूटी में, यानी युद्ध के बाद का ये शायद नए फिलॉसफी शुरू हुए। लेकिन जब हिंदुइज्म की बात करते हैं तो महाभारत में स्पष्ट दिखाई देता है कि वो परंपराएं चल रही थी, वो परंपराएं चल रही थी। इसलिए हिंदू धर्म का भी ओरिजिन वेद से ही है, और इन सारे फिलॉसफी का भी ओरिजिन वेद से ही है, क्योंकि उसी में से चीज़ों को अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेशन शुरू हुआ। वेद की भी मीमांसाएं शुरू हुई, और वेद के अलावा अन्य ग्रंथ भी लिखे जाने लगे, नए नए ग्रंथ आने लगे। इसलिए पुराण, जिसे हम पुराण पुराण का अर्थ ही होता है कि जो चीज़ श्रुति परंपरा में चल रही थी, पौराणिक जो चीज़ें थी, उसको संग्रहित किया गया, तो इसलिए वो पुराण हुए। और फिर ब्राह्मण ग्रंथ भी शुरू होता है, तो नए नए फिलॉसफी डेवलप होने लगते हैं। और फिलॉसफी क्यों नए डेवलप होंगे? क्योंकि नए जो जनजातियां हैं, उनके साथ जब फिलॉसफी मिक्स होता है तो नए फिलॉसफी का आगमन होता है, क्योंकि दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं। आप आज भी देखें कि आपके घर में अगर किसी बंगाली से आपकी शादी होती है, तो जो बंगाल की परंपरा है और जो यहाँ की परंपरा है, दोनों परंपराएं आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो यही प्रोसेस है कल्चरल इंटीग्रेशन का, और ये भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। ये भारतीय संस्कृति का एक पहचान है कि हम किस तरह से मिश्रित संस्कृति को अपने में समाहित कर रखा है हमने। और सर जो ये हम और आई थिंक पुराने महल देखते हैं, जैसे बोला जाता है कि पांडवों की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, जो कि अब दिल्ली है। और यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट को पांडवों का किला भी बोला जाता है। तो इनकी अगर आर्कियोलॉजिकल डेटिंग देखें तो क्या ये भी मैच करेगी, या फिर ये एग्जैजरेटेड क्लेम्स हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, एग्जेजरेटेड क्लेम मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि अभी तक यहाँ पे जो एक्सकवेशन हुए हैं उसमें 1000 बीसी तक के हमारे पास एविडेंस हैं। लेकिन वो जो इतना बड़ा किला है, क्या उस समय छोटा था? क्या उस समय मड फोर्टिफिकेशन था? क्या उस समय के एविडेंसेस तक हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं? दूसरा और पहलू है कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि अगर एक गांव उजड़ जाता है किसी कारण से, बाढ़ से या किसी कारण से, तो वो दूसरा लैंड ऑक्युपाई कर लेते हैं और उसका भी नाम वही उसी गांव के तौर पे रहता है। तो संभव है कि दिल्ली में कई ऐसे और एविडेंसेस हमें यमुना के किनारे मिले हैं जो चालकुलेथिक पीरियड के हैं, यानी 2000-1800 बीसी के हैं, जो फोड़गढ़ है, और कई ऐसे एविडेंस मिले। संभव है कि इनिशियली सेटलमेंट वहाँ रहा हो, बाद में वही ट्रांसफ़र होके यहाँ आ गया हो और उसी नाम से ये कंटिन्यू किया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एंगल हमको बदलना पड़ेगा देखने का, कि क्योंकि अब इंद्रप्रस्थ का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि इतनी ही दूरी में वो पूरा सेंटर रहा होगा। इंद्रप्रस्थ तो काफ़ी बड़ा रहा होगा, अलग अलग जगह पे सेटलमेंट काफ़ी बड़ा रहा होगा, लेकिन मूल सेटलमेंट कहाँ था इंद्रप्रस्थ का, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये निश्चित है कि ये एक सेटलमेंट हो सकता है जिसको हम आज इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। और सर जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, जैसे हमने बात भी की थी कि जो जो कैरेक्टर्स हैं, लेट्स से महाभारत में कृष्ण जी हुए, कर्ण हुए, जितने लोग हैं उनका एक डिफरेंट ओरिजिन बताया गया है, उनकी पावर्स बताई गई हैं। तो जो लोग आई थिंक इस चीज़ को डाउट करते हैं, ऑल दो हर रिलीजन में होता है, क्रिश्चियनिटी के भी कुछ जो लोग अपोज करते हैं वो ये बोलते हैं जो पावर्स बताई गई हैं टेक्स्ट में वो नहीं रही होंगी जीसस क्राइस्ट के पास। सिमिलरली कृष्णा को लेके भी ये है कि जो चीज़ें बोली गई हैं कि उन्होंने गोवर्धन उठाया, या फिर जो कर्ण हैं वो अलग तरह से बॉर्न हुए, गॉड के गिफ्ट थे वो। तो इन सब चीज़ों से भी थोड़ा डाउट आता है। तो अगर हमें ये कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, तो जो थोड़ी सुपर नेचुरल चीज़ें हैं
उसका भी हम बिलीव कर पाएंगे या फिर हम उसको किस लेंस में देखें? अब देखिए, एक हमारे यहाँ जो परंपरा है, या जो जिसको हम काव्य कहते हैं या स्टोरी राइटिंग कहते हैं, तो जब तक उसको आप इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे तब तक कोई कोई पढ़ेगा नहीं, ना उसे कोई सुनेगा। दूसरी बात ये कि आज के डेट में जिसे हम सुपर नेचुरल कह रहे हैं, या जिसे हमको लगता है कि उस समय क्या विमान बन गया होगा, क्या उस समय ऐसे तीर बनाते थे जो शब्द भेदी हों। आज के संदर्भ में उसे हम बहुत एग्जेजरेट करके देख रहे हैं। लेकिन आप जिस समय आपके पास सिर्फ पत्थर हो और आप पत्थर से लड़ाई करेंगे, तो उनके लिए उस समय वो बहुत बड़ा वेपन था, क्योंकि उसके उससे बेहतर वेपन नहीं था, इसलिए वो सबसे बेहतर था। जब परमाणु बम बना तो वो सबसे बेहतर था। तो समसामयिक रूप में हमको इसको देखना चाहिए। दूसरा, जो प्रैक्टिस है, आप देखेंगे कि जो परंपराएं थी हमारे यहाँ, बचपन से गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था। 5 साल 6 साल के बाद गुरु के आश्रम में शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था। तो अगर अर्जुन को अगर सिर्फ तीर धनुष और बाण चलाने की शिक्षा मिल रही है, तो उसमें वो इतना मास्टर हो जाता है 10 साल 15 साल की शिक्षा में, कि वो ऐसा लग दूसरे देखने वाले को ऐसा लगेगा कि हमने तो देखा नहीं, बाण जाके लग गया किसी को। तो आप जब उसे लिखोगे तो यही लिखोगे नहीं कि वो ऐसा था कि वो शब्दों से भी ज़्यादा तेज़ था, वो हवा से भी ज़्यादा तेज़ था, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे ऐसे ही। जैसे अगर आप भीम को देखें, भीम को कहा गया कि 10,000 हाथियों का बल था। जब वो बहुत बलशाली दिखेगा और उसने एक साथ अगर 8-10 लोगों को अगर पटक सकता है, तो अगर हम उसकी चर्चा करेंगे या उसको लिखेंगे तो उसी आधार पे लिखेंगे। हम लिखेंगे इतना बलशाली था, उसने तो इतने लोगों को एक साथ धाराशायी कर दिया। तो उसको हम किसी चीज़ से तुलना करते हैं और बताते हैं, उसको उस तरह से परोसा जाता है, उस तरह से रखा जाता है कि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें, इंटरेस्ट लेके उसको सुनें। यही कारण है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स या बहुत सारी चीज़ें को उसी आधार पे लिखा गया। अगर आपको आपको आज आपकी माँ ने कुछ स्टोरी सुनाया है, जब आप अपने बच्चों को सुनाएँगे तो उसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे आज के समय में जो सुन रहे हैं और हम लोग जो सुनते थे, दोनों के उसमें कैपेसिटी में अंतर है। और उसी कैपेसिटी के हिसाब से हम चेंजेस करते हैं अपने स्टोरीज़ में भी। और यही भारतीय परंपरा में भी हुआ। लेकिन भारतीय परंपरा की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि हमने उन गूढ़ विषयों को और ऐसे फैक्ट को एक स्टोरी टेलिंग में रखा कि वो परंपराएँ आज भी कंटिन्यू कर गई। नहीं, कोई भी दुनिया का ऐसा कल्चर नहीं है कि जिसमें स्टोरी के माध्यम से गूढ़ विषयों को रखा जाता है। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी परंपरा थी, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को जिसका हमको वैज्ञानिक आधार नहीं पता, आज के डेट में हम उसका उसका वैज्ञानिक आधार ढूँढ रहे हैं। जैसे अब तुलसी में जल डालना है, पीपल में जल डालना है, या इमली है तो ये उसमें भूत रहता है, या इसमें वो परंपरा कैसे आई? क्योंकि उस जहाँ वो ऑक्सीजन विसर्जित करता है या नहीं करता है, या इसके नीचे चौबीसों घंटा ऑक्सीजन मिलता है पीपल और इस वृक्ष के नीचे, तो वहाँ भगवान बसते हैं, तो उसको उस हिसाब से जोड़ा गया। यही कारण था कि बुद्ध ने का जो सर्वाइवल था, जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, तो उनको दिक्कत नहीं हुई वहाँ, क्योंकि नेचुरल सोर्स जो है वो उनको मिलता रहा, एनर्जी उनको मिलती रही। तो उन ज्ञान परंपराओं को एक स्टोरी के माध्यम से, एक परंपरा के माध्यम से कैसे जोड़ा गया, ये एक बहुत बड़ी कला थी और ये हमारी संस्कृति का मूलाधार भी है। यही आधार है जिसको हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये कैसे होता है? जैसे-जैसे हम इस चीज़ की पुष्टि करने लगते हैं वैज्ञानिक रूप में, हो सकता है पहले हम 2 चीज़ों को जानना शुरू किया तो हमने 2 परंपराएँ शुरू हुई, उसके बाद 2 और इन्वेंशन्स हो गए,
2 चीज़ें हमारे अलग-अलग ऋषियों ने और जान लिया, तो उन्होंने भी कुछ ऐड कर दिया, तो 4 परंपराएँ हो गई। तो इसलिए भारतीय परंपरा में अनेक ऐसी परंपराएँ हैं जो जुड़ती चली गईं और इसलिए आज हम उत्सव धर्मी हैं। हमारे यहाँ उत्सव हर जीवन के हर पहलू को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, चाहे जन्म हो या मृत्यु हो, वो सब उत्सव है। मृत्यु के बाद भी हम मृत्यु भोज करते हैं। ये किस परंपरा में है? ये सिर्फ भारतीय परंपरा है जो उत्सव धर्मी है। हर पल को हम एंजॉय करते हैं, हर पल को जीते हैं, प्रकृति के हर अवयवों को हमने अपने इसमें समाहित किया है और हर अवयवों को हम उस उतना ही सम्मान देते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों या पेड़-पौधे हों या अन्य। हमने सबको समाहित किया। यही कारण है कि देवताओं के साथ जो है पशुओं को भी जोड़ा गया। देवताओं के साथ पेड़-पौधों को भी जोड़ा गया। सिर्फ़ इसलिए कि आप उनको सम्मान करें, वो आपके अनुशासन का एक पार्ट हो, आपके जीवन का एक पार्ट हो। सर बहुत अच्छा लगा। आई थिंक एक मैं क्लोजिंग नोट पे आपसे ये पूछूंगा कि जो हमने इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए और गवर्नमेंट का भी फोकस है इस चीज़ पर, तो एएसआई का अभी विजन क्या चल रहा है और एक जो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कोलॉजी है उसका क्या फोकस, क्या उसमें एडवांसमेंट हो रहे हैं ताकि हमें ये सब चीज़ें और जानने को मिले और डेप्थ में ये सब चीज़ें हम समझ पाएँ। ये सवाल चूँकि मैं खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हूँ, मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन चूँकि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी को सबसे लंबे समय तक मैंने डायरेक्ट किया है और मैं इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर रहा हूँ। अ, अभी वो ग्रेटर नोएडा में इंस्टीट्यूट चल रहा है। इंस्टीट्यूट का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि ये एक यहाँ हम शोध कर सकें और जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इन हाउस ऑफ़िशियल्स हों या बाहर से जो कुछ चुने हुए छात्र हैं या सार्क कंट्रीज़ के जो छात्र हैं, वो यहाँ आते थे और उनको हम ट्रेनिंग देते थे, रिगरस ट्रेनिंग देते थे यहाँ। और फ़ॉर्च्यूनेटली अगर आप नेपाल जाएँगे, म्यांमार जाएँगे, बांग्लादेश जाएँ और इन सब जगहों पे हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी से ट्रेन्ड लोग जो हैं उसको हेड कर रहे हैं और वहाँ पुरातत्व को बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है उसका जो विस्तार है तो वो आप चाहे श्रीलंका में देख सकते हैं क्योंकि अशोक के समय ही उसका विस्तार शुरू हो गया था बुद्धिज़्म का। वैसे ही म्यांमार में भी बुद्धिज़्म और भारतीय परंपराओं को हम देख सकते हैं। नेपाल में तो है ही, हम उससे अलग नहीं हैं। तो अपनी संस्कृति के और जो उसके जो जड़ हैं, उसके जो रूट हैं, उसका जो विस्तार है, उसको समग्र रूप में देखना, उसको विस्तारित करना का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में पुरातत्व संस्थान। आज पुरातत्व संस्थान में अनफॉर्चुनेटली या मैं ये कहूँ कि किसी कारण से अब वो 1 साल की ट्रेनिंग वहाँ हो रही है। पहले वो 2 साल की थी, अब वो 1 साल की ट्रेनिंग वहाँ हो रही है और उस ट्रेनिंग में भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी एक वाइटल रोल अदा कर सकता है, चाहे वो डिसाइफरमेंट हो, चाहे अपनी संस्कृति का विस्तार हो या इंटरनेशनल लेवल पे अपनी संस्कृति को प्रसारित करना हो, वो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी एक वाइटल रोल अदा कर सकता है। अगर हम देखें तो अगर हमने एक बहुत पहले कई योजनाएँ बनाई थीं और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनके सहयोग से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या फिर और अन्य कंट्री हैं, उनके यहाँ भी हम लोग कोलैबोरेट करके हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जाएँ, हमारे यहाँ के ऑफ़िशियल्स जाएँ और उनके लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग करके आएँ करने के लिए आएँ।
दूसरा ये भी उद्देश्य था कि हम ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज़ चलाने का हमारा प्लान है और आने वाले समय में शायद, जिसमें भारतीय संस्कृति के अलग-अलग पहलुओं पे, जैसे हमारे यहाँ आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा ज़खीरा है, टेम्पल आर्किटेक्चर हो या सेकुलर आर्किटेक्चर हो या बहुत तरह के चाहे फोर्ट का निर्माण करने की कला हो, तो इन सब चीज़ों का वैश्विक स्तर पे लोग यहाँ के तकनीकों को समझ पाएँ, उसके लिए भी हम लोग शॉर्ट टर्म कोर्स या लॉन्ग टर्म कोर्स कर सकते हैं। वहाँ से जो पर्यटकों को यहाँ लाया जाए, उसके लिए भी हम कई अन्य कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का हमारा आगे भविष्य में हम इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के माध्यम से प्लान कर सकते हैं। दूसरा डिसाइफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट के लिए भी वहाँ एक सेंटर डेवलप किया जा सकता है, जिससे हम इस पूरे जो प्रॉब्लम है, उसको हम आगे बेहतर तरीके से आगे ले जा सकें। तो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी एक्चुअल में संस्कृति विभाग का ये सबसे प्राचीनतम इंस्टीट्यूट है, जो लगभग मुझे लगता है 60 साल के आसपास हो गए अ, इसको बने हुए। और अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में चाहे स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हो या मुख्य संग्रहालय हों या यूनिवर्सिटीज़ हों, हमारे यहाँ से पढ़े हुए और ट्रेंड बच्चे पुरातत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है और निश्चित रूप से इसको हमको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और बेहतर तरीके से प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि इस इंस्टीट्यूट को कैसे बनाया जाए। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट सर। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। हमने कुछ एकदम अलग जो हमने पुराने एपिसोड्स में डिस्कस किया था उससे नई चीज़ें सामने आई हैं, और वी होप कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो और कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज हो चुकी हों, जो ऑडियंस को भी सीखने को मिले और हमें भी सीखने को मिले। बहुत मज़ा आया, अगेन हर बार की तरह बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, नई चीज़ें, एडवांसमेंट्स। थैंक्स लॉट फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को।